वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज से हम लोग इंग्लिश के क्लास को भी शुरू करने वाले हैं। एसएससी या एसएससी से रिलेटेड जो भी वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए क्लासेस शुरू हो रही है। और इंग्लिश के क्लासेस इतनी बेहतरीन ढंग से शुरू होगी और इतने सुचारू और इतने क्वालिटी के साथ चलेगी कि आप इस बात का जरूर एहसास कीजिएगा कि आज से पहले आपने कभी भी इंग्लिश को इतने आसानी से कभी नहीं समझा था, है ना। हमारा बैकग्राउंड भी है मास्टर्स इन इंग्लिश का, तो हम आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं। गणित के जादूगर तो आप हमको प्यार से कहते ही हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का हमारा और आपका जो रिश्ता है वो मैथमेटिक्स के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है। यानी आप हमको जानते हैं तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के एक प्रोमिनेंट टीचर है हम रांची झारखंड के अंदर। और इतना ही नहीं, अगर हम इंग्लिश की बारे बात करें तो हमारा मास्टर्स इंग्लिश पे ही रहा है। तो अगर हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बहुत मजबूती और बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे। और इंग्लिश की बाहर जहाँ तक बात है, हम पहली बार बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। हम पिछले 10 साल से ऑफलाइन क्लासेस जनरल कंपटीशन की रांची लालपुर में लेते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी पढ़ाए हैं। तो इंग्लिश हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा रखा है और आप स्टूडेंट का फीडबैक और प्यार हमेशा ऑफलाइन में इसका बहुत भर भर के बहुत ज़्यादा मिला है। तो क्यों नहीं इसको शानदार सीरीज को हम लोग ऑनलाइन भी लेकर के आए। और जो बच्चे हमसे दूर दराज में बैठे हुए हैं और जिनको तलाश है इंग्लिश के एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअली क्लास की, उनको भी उनका मकसद पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है नाउन, लेकिन नाउन से पहले हम लोगों को देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। क्योंकि किसी भी भाषा से जब तक इंट्रोडक्शन बातचीत जान पहचान नहीं होता तब तक उसको सीखने में मजा नहीं आता। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें ना बेटा, तो हिंदी में किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो हम आसानी से पकड़ पाते हैं कि वो सही है या गलत है। मगर इंग्लिश में जब तक हमको स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो स्ट्रक्चर के कमी के कारण, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर के कमी के कारण हम इंग्लिश के लैंग्वेज में आसानी से उस लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते कि दिए गए सेंटेंस सही है या गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको हिंदी में बोले बच्चे को गर्म करके दूध पिला दो, तो आप बहुत आसानी से हंस दीजिएगा, अरे यार बच्चे को गर्म करके कहीं दूध पिलाया जाता है या दूध को गर्म करके बच्चे को पिलाया जाता, तो ये तो गलत आपने बोल दिया सर। या हम बोले कि मोहन को काट करके केक खिला दो, तो भी आप बोलिएगा बहुत अजीब बात है, मोहन को काट करके केक कैसे खिलाएंगे, केक को काट करके मोहन को खिलाएंगे। या हम बोले कि मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दे दो, तो भी आप बोलिएगा अरे मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दे दो, नहीं, खाना को प्लेट में रखकर मेहमान को दे दो। तो यही सारी गलतियां जब इंग्लिश के अंदर आती है कि बच्चे को गर्म करके दूध पिला दो या मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दे दो, है ना। तो इस तरह की जब स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश की कमी के कारण हम पकड़ नहीं पाते कि जो इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। तो चलिए अपने स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट को मजबूत करके उस तरह के इंग्लिश के सेंटेंस को भी अपने जांच ले कि वो सही लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन कि स्ट्रक्चर होता क्या है बेटा। तो सेंटेंस के अंदर तीन ही चीज तो हो रखती है। क्या क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यही तो स्ट्रक्चर है, यही तो किसी भी लैंग्वेज का ढांचा है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट जो बात किया जा रहा है। एक बात इंपॉर्टेंट ये, पॉइंट नंबर 1 कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कांट बी सेम। ये किसी भी कीमत पे सेम नहीं हो सकता। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग होगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो आई यहां पे सब्जेक्ट है, प्ले यहां पे वर्ब है और क्रिकेट यहां पे ऑब्जेक्ट है। और मैं क्रिकेट नहीं हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं और मैं जो करता हूं वो क्रिकेट खेलना है और वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये इसका नियम है। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग बात करें वर्ब के लिए, अगर हम लोग बात करें वर्ब के लिए, तो वर्ब को दो भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? दो भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला जो है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आसान लैंग्वेज में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा मेन वर्ब है ना, जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जहां तक बात करें हेल्पिंग वर्ब के बारे, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर सबसे पहले आता है बी फैमिली। कौन सा फैमिली आता है बेटा? बी फैमिली। इसके अंदर हम लोग देखते हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। ये बी फैमिली के अंदर आते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आता है डू फैमिली। कौन फैमिली आता है बेटा? डू, जिसमें हम लोग को डू, डज,
और डिड देखने को मिलता है, डू डज और डिड देखने को मिलता है। ये हो गया अपना कौन सा फैमिली, डू फैमिली। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डू फैमिली के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा हैज फैमिली। कौन सा फैमिली, हैज फैमिली। इसके अंदर हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। ये सारा आपको वर्ब के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चौथा में आता है इसके फैमिली के अंदर मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हम लोग जानते हैं सर कि कैन आता है, विल आता है इत्यादि। इस तरह से 19 आते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। अभी वहां तक पहुंचना नहीं है, अभी तो स्ट्रक्चर पे ही काम करना है ना। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ढांचा होता है बेटा। यानी वर्ब से पहले हमेशा मिलेगा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा मिलेगा ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखना है सर, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आर्टिकल के साथ आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आर्टिकल क्या, ए एंड द, तो सब्जेक्ट भी ए एंड द के साथ आ सकता, चलेगा। ऑब्जेक्ट भी ए एंड द के साथ आ सकता, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वर्ब है सर वो वर्ब दो भाग में बंटता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी वर्ब जब भी दो भाग में बाइफरकेट होगा, बटेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सर मेन वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के अंदर 5 परिवार वाले रहते हैं सर। सबसे पहले बी फैमिली रहते हैं जिसके अंदर एम, इज, आर, वॉज, वर होता है। उसके बाद डू फैमिली होता है जिसके अंदर डू, डज और डिड होता है। उसके बाद हैज फैमिली होता है जिसमें हैज, हैव, हैड होता है। और उसके बाद मॉडल्स होते हैं सर। ये हो गए इसके परिवार, 1 2 3 4, ये इसके अंदर परिवार आ गए सर, डू फैमिली, हैज फैमिली, बी फैमिली और मॉडल्स। अगर हम बात करें मेन वर्ब के अंदर, तो मेन वर्ब के अंदर कौन कौन होता है बेटा, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है ना। V1, V2, V3, V4 और V5, ये तो अपना हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ गया। इधर बी फैमिली, डू फैमिली, हैज फैमिली और मॉडल्स के अंदर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इधर हैज, हैव, हैड भी आ गया ना। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब 1 यानी इसका ओरिजिनल फॉर्म, जैसे एग्जांपल के रूप में हम गो लिख सकते हैं। वर्ब 2 यानी पास्ट हो गया इसका वेंट। V3 यानी पास्ट परफेक्ट जिसमें गॉन आ जाएगा, है ना। V3 के अंत में ना या डा का उच्चारण आता है, ये भी ध्यान में रखना है। V4 यानी कॉन्टिन्यूअस यानी होने वाला जिसमें ing लग जाता है, यानी गोइंग। V5 ये आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी जी को में ES लगा करके गोस बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक बात है ना। चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये अपना हो गया एक स्ट्रक्चर, हो गया एक ढांचा, हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। आर्टिकल के साथ आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होता है। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कुछ सेंटेंस में। आपके सामने कुछ सेंटेंस है यहाँ पे, वो सेंटेंस में आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रानी हैज डिसाइडेड द टीम। रानी ने टीम को डिसाइड कर लिया, रानी हैज डिसाइडेड द टीम। आइए मेरे बात को समझिएगा सर, यहाँ पे नाम है यानी सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हम बोले मेरी बहन, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब हम बोलेंगे रानी तो कंफर्म हो गया कि किस लड़की के बारे में बात हो रहा है, रानी। लेकिन जब हम बोलते हैं मेरी बहन, तो भाई मेरी तो 2 बहन है, उसमें से कौन सी बहन। लेकिन जब हम बोलेंगे रानी तो कंफर्म हो गया, यानी आइडेंटिटी मिल गया। सब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, याद रखिएगा। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, ये बोलना उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उसका कोई नाम होगा, वो आइडेंटिफिकेशन है और वही सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रानी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सर आता है वर्ब। वर्ब में कौन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हैव फैमिली वाला। डिसाइडेड ये आ गया आपका मेन फैमिली वाला, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद तो सर हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। मेन वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। आर्टिकल के साथ मिल भी सकता, नहीं भी, आर्टिकल के साथ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट मिल गया। कमल विल असिस्ट द गर्ल्स। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। असिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मदद करना। इसलिए हम लोग बोलते हैं असिस्टेंस, यानी मदद करने वाला, असिस्टेंट, है ना। कमल क्या करेगा, लड़कियों का मदद करेगा। कमल सब्जेक्ट हो गया सर। विल मॉडल के अंदर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ये असिस्ट आ गया सर मेन वर्ब। अच्छा, कभी भी ध्यान में आए ना ऐसा कि पता नहीं चले कि मेन वर्ब है या नहीं, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगा करके मन में बोलना। अगर ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगा करके मन में बोलने में ठीक लग रहा है तो वो मेन वर्ब है। जैसे डिसाइडिंग, असिस्टिंग, इस प्रकार से, है ना।
द गर्ल्स, और मेन वर्ब के बाद तो सर ऑब्जेक्ट आता है, इस पे भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। माई ब्रदर जय इज राइटिंग अ बुक, अच्छा मेरा भाई जय किताब लिख रहा है, माई ब्रदर जय इज राइटिंग अ बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है सर, माई ब्रदर है सब्जेक्ट, तो जय क्या है सर, सर जय भी सब्जेक्ट है। ये कैसे बात हो गया भैया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो दो बार ना, सब्जेक्ट तो एक ही होगा, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, माई ब्रदर जय इज राइटिंग अ बुक, मेरा भाई जय किताब लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, अभी हमने बताया था मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा सहपाठी, मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट तो नाम होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है सर, जय है, जय। ये आ गया सर हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया सर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां तक तो हमको समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन फिर ये माई ब्रदर कहां जाएगा, ये माई ब्रदर क्या है, ध्यान देने वाली बात है, आइए समझते हैं। एक चीज होता है बेटा एट्रीब्यूट, क्या होता है एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, समटाइम्स द सब्जेक्ट गेव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, समटाइम्स द सब्जेक्ट गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कभी कभी जो सब्जेक्ट है अपने बारे संक्षिप्त जानकारी देती है खुद के बारे, कभी कभी जो सब्जेक्ट है संक्षिप्त जानकारी देती है खुद के बारे, सब्जेक्ट खुद बताएगी मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरा ये, है ना, यानी सब्जेक्ट अपने बारे जानकारी देती है। जैसे एग्जांपल जय, जय कौन है, मेरा भाई, जय कौन है, मेरा भाई, तो मेरे बात को समझिएगा, सब्जेक्ट के बगल में उसके बारे थोड़ी सी जानकारी होती है, जैसे हम बोले सोनू मेरा बेटा, सोनी मेरी बेटी, मोहन मेरा दोस्त, मुकेश मेरा दुश्मन, ऐसे, है ना, यानी नाम के साथ उसके बारे में जब थोड़ी सी जानकारी दी जाती है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट का जगह कहां है, तो इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। सबसे पहले आप एट्रीब्यूट को नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिएगा अच्छे बच्चे की तरह। एट्रीब्यूट होता क्या है, तो एट्रीब्यूट के बारे में लिखिए अ स्मॉल और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई होती है, और ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। कहां आता है बेटा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। सर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, इसका मतलब माय ब्रदर जय इज राइटिंग अ बुक गलत है, सही सेंटेंस होना चाहिए था, क्या सही सेंटेंस होना चाहिए था, जय माय ब्रदर इज राइटिंग। इसलिए हमने आपको क्या बताया कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमन एरर पे भी दिक्कत होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर को सीख लीजिएगा, स्ट्रक्चर को सीख लीजिएगा। अब देखिए ये सर सब्जेक्ट है माय ब्रदर, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद तो सर ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। माई फ्रेंड रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, सर यहां पे सब्जेक्ट तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, रवि सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आर्टिकल के साथ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको माई फ्रेंड दिख रहा है ना, ये रवि के बारे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, रवि मेरा दोस्त, सर ये एट्रीब्यूट है, ये रवि मेरा दोस्त एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट तो रवि के बाद आना चाहिए, यानी रवि माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझ में आ रही है क्या, रवि माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यही है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। यानी हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, एक नई चीज सीखा, वो चीज है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट हमेशा आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्लियर है क्या, है ना। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं आपके सामने, ये कहां से आते हैं, ये किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है इंग्लिश की, जिसका नाम है जेसी नेस्फील्ड, है ना, जेसी नेस्फील्ड। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट को दे रखा है ग्रामर का, और ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं जेसी नेस्फील्ड किताब से। जेसी नेस्फील्ड के किताब के अंदर एट्रीब्यूट, पार्टिटिव, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट अग्रीमेंट, ये बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है, और हम कोशिश कर रहे हैं उसी को एक्सप्लेन करने का। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, हम जेसी नेस्फील्ड साहब की किताब को पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं, बस यही तो काम कर रहे हैं। जेसी नेस्फील्ड साहब की किताब को पढ़ लिए हैं और पढ़ करके आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। आइए अब आगे की बात करते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है।
अगला सेंटेंस, द ग्रेट अशोक रूल्ड इंडिया। सर सब्जेक्ट तो अशोक होगा, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया सर, नहीं आया तो क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, दोनों में से मेन वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, मेन वर्ब के बाद क्या मिलता है सर, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया सर। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होता है, तो अशोक भारत नहीं है, अलग अलग है ना। तो सर अशोक कैसा है, अशोक महान है, अशोक कैसा है, अशोक महान है। और सब्जेक्ट के बारे जो थोड़ी सी जानकारी दी गई, अशोक महान है, तो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका एट्रीब्यूट। और ये एट्रीब्यूट अगर हो गया तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस को सही करने के लिए अशोका द ग्रेट होगा, अशोका द ग्रेट रूल्ड इंडिया। बात समझ में आ रहा है ना, अशोका द ग्रेट रूल्ड इंडिया, अशोक महान है जिन्होंने भारत में राज किया, रूल्ड किया, है ना। तो अशोका द ग्रेट अशोका गलत हो जाएगा, ठीक है, द ग्रेट अशोका गलत हो जाएगा एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। अब हिंदी वाला अशोक महान या महान अशोक, हिंदी में एट्रीब्यूट नहीं होता, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के चक्कर में मत रहिए, ये अलग समावेश पे बना हुआ लैंग्वेज है, वो अलग परिस्थिति पे बना हुआ लैंग्वेज है, दोनों को सोचने वाले थिंकर अलग अलग है। तो इंग्लिश हिंदी को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, चीज़ों को उसके अनुसार सीखा जाता। मिस्टर गुप्ता द डॉक्टर हैज अ नर्सिंग होम, मिस्टर गुप्ता एक डॉक्टर है, उनका नर्सिंग होम है, उनका क्या है, नर्सिंग होम। तो सर मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गया, द डॉक्टर, मिस्टर गुप्ता कौन है, डॉक्टर है, ये इनका एट्रीब्यूट हो गया, ये इनका बारे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया। और बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट के बाद एट्रीब्यूट, ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल के साथ आ गया, है ना बेटा। मिस्टर गुप्ता द डॉक्टर हैज अ नर्सिंग होम, ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक था, सबसे पहले नाम आया, नाम के बाद उनकी पहचान आ गई, पहचान के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, एक कॉलेज है जिसका नाम है एक्स कॉलेज, एक्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, मेरे बात को समझिएगा। अब एक नई चीज आ गई एट्रीब्यूट के बाद, पार्टिटिव, क्या आ गई बेटा, पार्टिटिव। पार्टिटिव क्या होता है, फ्रॉम वेयर अ सब्जेक्ट बिलोंग्स, फ्रॉम वेयर द सब्जेक्ट बिलोंग्स। पार्टिटिव क्या होता है, ये बताता है कि सब्जेक्ट कहां से संबंध रखता है, सब्जेक्ट कहां से बिलोंग करता है, और ये हमेशा ऑफ के बाद आएगा, ऑफ के तुरंत बाद आता है क्या बेटा, पार्टिटिव, ऑफ के तुरंत बाद आता है क्या, पार्टिटिव। तो मेरे बात को समझिएगा, सब्जेक्ट बताता है कि वो कहां से बिलोंग करता है, सब्जेक्ट बताता है कि वो कहां से संबंध रखता है, उसको बोलते हैं पार्टिटिव। पार्टिटिव बाद में आता है, ऑफ के बाद, किसके बाद आता है, ऑफ के बाद, पार्टिटिव आता है ऑफ के बाद। यानी द प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, द प्रिंसिपल, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, है ना, ऑफ एक्स कॉलेज, कहाँ के प्रिंसिपल साहब है, एक्स कॉलेज के, ये प्रिंसिपल साहब का संबंध कहाँ से है, तो एक्स कॉलेज से, तो एक्स कॉलेज इसका पार्टिटिव हो गया, ठीक है। ऑफ के बाद आता है पार्टिटिव, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ऑर्गेनाइज्ड हो गया आपका मेन वर्ब है ऑर्गेनाइजिंग से, है ना, पार्टी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सीख पा रहे हैं क्या, द प्रिंसिपल ऑफ एक्स कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट, इस बुक के जो चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है, द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट कौन हो गए, चैप्टर, सब्जेक्ट कौन हो गए, चैप्टर्स, आर्टिकल के साथ आ गए, है ना। ऑफ दिस बुक, कहां से, ये चैप्टर कहां से रिलेट करते हैं सर, तो इस बुक से संबंध है, और संबंध दर्शाते हैं ऑफ के बाद, तो उसको बोलते हैं पार्टिटिव। यानी स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट के बाद ऑफ के बाद आता है उसका रिलेशन, यानी पार्टिटिव। आर हो गया सर हेल्पिंग वर्ब, और इंपॉर्टेंट हो गया सर मेन वर्ब, ठीक है। द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा बहुत अच्छे से, यहाँ पे क्या था, हमने आपको एक बात बताया था, वो बात क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए, सब्जेक्ट है अशोका, तो अशोका भारत नहीं है ना, अशोक को बोलेंगे अशोक अब भारत है, नहीं, अशोक अलग है, भारत अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। यहाँ देखिए मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, नर्सिंग होम अलग है ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे मिस्टर गुप्ता आप नर्सिंग होम है, नहीं, मिस्टर गुप्ता अलग है, नर्सिंग होम अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल साहब अलग है, पार्टी अलग है, हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल साहब ही पार्टी है, नहीं, प्रिंसिपल साहब तो योयो के फैन भले हैं, प्रिंसिपल योयो के फैन है, लेकिन पार्टी तो नहीं है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल अलग है, पार्टी अलग है। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हाँ चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो सर ये क्या हो गया, ये आर इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया,
ये ऑब्जेक्ट हो गया क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर जो है वही इंपॉर्टेंट है। हमको मालूम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चैप्टर को कह सकते हैं ना कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह सकते हैं क्या अशोक भारत है? नहीं। प्रिंसिपल पार्टी है? नहीं। गुप्ता नर्सिंग होम है? नहीं। लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, चैप्टर को इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है सर ये? अब मेरे बात को समझिएगा, क्या है ये? कभी कभी पहले इसका नाम जान जाइए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी सब्जेक्ट जो है ना खुद को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख लेता है। कभी कभी सब्जेक्ट जो है बेटा वो खुद को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख लेता है, ऑब्जेक्ट को हटा करके। तो जब सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख ले तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ना, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आता होगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आइए यहाँ पे, जैसे यहाँ है सीमा इज अ नाइस डॉक्टर। सीमा एक अच्छी डॉक्टर है, तो सर सीमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अ नाइस डॉक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि सीमा ही एक डॉक्टर है। सीमा कौन है? डॉक्टर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अलग अलग होंगे ना। सीमा ही डॉक्टर है, यानी सब्जेक्ट है, खुद को ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही विल बिकम एन इंजीनियर, वह एक अभियंता बनेगा, वह एक इंजीनियर बनेगा। आइए इसको भी स्ट्रक्चर पे चेंज करते हैं। ये ही सब्जेक्ट है, विल मोडाल के कारण हेल्पिंग वर्ब है, बिकम बिकमिंग से वेन वर्ब बन जाएगा, एन इंजीनियर ये ऑब्जेक्ट है क्या सर? ये खुद इंजीनियर बनेगा सर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट मानेंगे तो आगे सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच उस पर गलत होते रहेगा। तो पहले पहचान तो ले कि ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है कि नहीं। तो एट्रीब्यूट समझ में आया, पार्टिटिव समझ में आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, ठीक है। रोनाल्डो एंजॉयज द फिल्म, रोनाल्डो ने फिल्म एंजॉय किया, है ना। तो ये रोनाल्डो सब्जेक्ट हो गया सर, एंजॉयज यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के बाद तो सर ऑब्जेक्ट आ सकता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। क्या रोनाल्डो खुद एक फिल्म है? नहीं सर, रोनाल्डो तो फिल्म देख रहा है, यानी इसे आराम से बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। मोनी, मोनी एक लड़की है ना, मोनी द डांसर ऑफ पंजाब ज्वाइन द बॉलीवुड। मोनी एक लड़की है जो पंजाब की डांसर है, वो बॉलीवुड ज्वाइन कर चुकी है। मोनी द डांसर ऑफ पंजाब ज्वाइन द बॉलीवुड। आइए देखने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। मोनी सब्जेक्ट है, लड़की का नाम है, सब्जेक्ट द डांसर। मोनी कौन है? डांसर है सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गया। ये एट्रीब्यूट है, कहाँ की है? पंजाब की है। कहाँ से आई है वो भी पता चल गया ऑफ के बाद, तो ये पार्टिटिव है। ज्वाइंड सर ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया बॉलीवुड। बॉलीवुड ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि मोनी खुद बॉलीवुड थोड़ी है, बॉलीवुड में तो काम कर रही है। सब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, पार्टिटिव, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया बात? यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? है ना, ये है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग। बोलता है ही गेव मी 10,000 रुपीज, उसने मुझे दिए 10,000 रुपये, उसने मुझे दिए 10,000 रुपये। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है बेटा, है ना। सबसे पहले तो ये अपना सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद मी हो गया। ही और मी तो अलग अलग बनता है, यानी ये ऑब्जेक्ट आ गया, और 10,000 रुपया भी ऑब्जेक्ट आ गया। सर दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा कंपलसरी होता है, यानी ये रहेगा ही रहेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ऑप्शनल होता है, इसको हटा भी सकते हैं, और अगर हटा दिए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, सेंटेंस बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो सेंटेंस उठपटांग हो जाएगा, सेंटेंस खराब हो जाएगा, सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस अजीब हो जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं हटा सकते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाएंगे ना तो ऑप्शनल है, हटा देंगे तो भी सेंटेंस अच्छा रहेगा, सेंटेंस में कोई खराबी नहीं पड़ेगा। अब मेरे बात को जैसे समझिएगा, है ना, यहाँ पे समझिएगा। लिखा हुआ है ही गेव मी 10,000 रुपीज, तो दो ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए हम मी को हटा देते, क्या करते हम? मी को हटा देते, हम यहाँ से मी को हटा देते, ये मी है ना, इसको हटा दिए,
मी को हटा दिए। अब मी को हटाने के बाद पढ़िए, ही गेव 10,000 रुपीज, उसने दिया 10,000 रुपया। तो यानी मी को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मी को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मी हटा सकते थे। यानी इस जगह पे मी जो है ऑप्शनल है, मी को हम रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यानी मी जो आ गया अपना इनडायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि 10,000 रुपया को हटा दें, अगर हम सोचे कि 10,000 रुपया को हटा दिए, ठीक है, 10,000 रुपया को हटा दिए, इसको हटा दिए। अब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, क्या, अब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। ही गेव मी, मेरे बात को समझिएगा, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। भैया क्या दिया? जूता दिया, चप्पल दिया, हीरा दिया, मोती दिया। हम आके बताए ना, उसने हमको दे दिया। अरे कौन सी दिया? तमाचा दिया, जूता दिया, क्या दिया तुमको, है ना? तो पता ही नहीं चल रहा क्या दिया। तो हम इसको हटा रहे हैं ना, तो सेंटेंस अजीब हो जा रहा। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, सेंटेंस अजीब हो रहा। यानी हम 10,000 को हटा ही नहीं सकते, 10,000 कंपलसरी है। यानी जो 10,000 रुपया है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम इस सेंटेंस को देखें, अगर हम इस सेंटेंस को देखें ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना मेन वर्ब हो गया, मी। अगर हम मी को छुपा दिए, ही गेव 10,000 रुपीज, बहुत अच्छा लग रहा है सेंटेंस, उसने दिया 10,000 रुपये। यानी मी को हम छुपा सकते हैं। अगर हम मी को छुपा सकते हैं तो आईओ है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको छुपा दिए, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, अगर इसको हम छुपा दे रहे तो मीनिंग ही अजीब निकल जा रहा है। यानी इसको हम नहीं छुपा सकते, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम हटा ही नहीं सकते, है ना। दे ऑफर्ड द गेस्ट मेनी डिशेस, उन्होंने मेहमानों को बहुत सारा डिश ऑफर किया, उन्होंने मेहमानों को बहुत सारा डिश ऑफर किया। दे अपना सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड अपना मेन वर्ब हो गया, द गेस्ट मेहमान एक ऑब्जेक्ट हो गया, मेनी डिशेस भी ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए हम द गेस्ट को छुपा दिए तो पढ़ेंगे दे ऑफर्ड मेनी डिशेस, उन्होंने बहुत सारे पकवान ऑफर किए। दे ऑफर्ड मेनी डिशेस, उन्होंने बहुत सारे पकवान ऑफर किए। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सारे पकवान ऑफर किए, एकदम मीनिंग निकल रहा है। यानी हम जो पहला वाला को छुपाते छुपा सकते हैं। यानी अगर हम इसको छुपा सकते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको छुपा देते हैं, दे ऑफर्ड द गेस्ट, उन्होंने मेहमान को ऑफर किया। भाई मेहमान को क्या ऑफर किया? रिश्वत ऑफर किया, पानी ऑफर किया, क्या ऑफर किया? दे ऑफर द गेस्ट। यानी हम बाद वाले को छुपा नहीं पा रहे, छुपा रहे ना तो सेंटेंस अजीब हो जा रहा। यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? हल्क वॉज एंग्री, हल्क गुस्सा था, तो हल्क है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, हल्क ही तो गुस्सा था, हल्क ही तो गुस्सा था, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हल्क ही तो गुस्सा था, हल्क गुस्सा था, है ना, हल्क ही गुस्सा था। यानी हल्क और गुस्सा अलग अलग नहीं है, हल्क के लिए ही गुस्सा आ रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आता होगा। यानी यहाँ तक आपने, अगले क्लास में हम लोग नाउन पढ़ेंगे आपसे। आज हम बात करते हैं, हम लोगों ने आज यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने एट्रीब्यूट सीखा, हम लोगों ने पार्टिटिव सीखा, हम लोगों ने सब्जेक्ट सीखा, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सीखा, हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीखा, और इसके अलावा हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखा, इसके अलावा हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखा। और इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सीखने में कामयाब हो गए बहुत कम समय के अंदर। अब आगे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन से लेकर के कंजक्शन इंटरजेक्शन तक, वो सारा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपको रिवाइज करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका अपना ही चैनल है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड चैनल है। आपको आपके प्रतियोगिता परीक्षा के आखिरी पायदान यानी आपके सरकारी नौकरी तक पहुंचाने तक ये चैनल आपके साथ लगा रहेगा, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको ग्रो करने में मदद करे। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय भारत।